फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी 2.0 में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का क्वेश्चन और आंसर लेके आए हुए हैं हम। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। और आंसर उस प्रकार से दिया गया है जैसे कि आंसर का कोई दूसरा रूप है, दूसरा नाम है, तो वो सभी इसमें दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? बताइए, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो देखिए डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए आंसर दिया हुआ है 3 गुना 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड। देख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो बताइए आप लोग, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देख सकते हैं आंसर आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर दें ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होगी जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो? देखिए क्या करा, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होगी जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो? क्या होगी? काल्पनिक और बड़ा। देख सकते हैं आंसर, काल्पनिक और बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बताइए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है निर्गत कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश कैसी तरंगे होती है? देखिए प्रकाश कैसी तरंगे होती है? तो देखिए क्या कैसी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं अनुप्रस्थ तरंग। हम अभी बताए थे ना, आंसर का जो भी प्रकार होगा या कोई अन्य नाम होगा तो वो भी दिया है इसमें। तो चलिए, प्रकाश कैसी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं अनुप्रस्थ तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? देखिए टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? संतृप्त प्रकाश पुंज। चलिए आंसर देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? बताइए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, द्वारक किसे कहा जाता है? तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, तेल लगा कागज कैसा होता है? तेल लगा कागज कैसा होता है? पारभाषक होता है, पारभाषक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर डैश होता है। देखिए मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है, अभिलंब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब का क्या बताता है? बताइए, आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब का क्या बताता है? प्रतिबिंब का सीधा होना। क्या बताता है? प्रतिबिंब का सीधा होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। कैसा होता है? अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। देख सकते हैं आप लोग, किरण पुंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बनता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बनता है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। देख सकते हैं आप लोग आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर है, समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। बताइए, समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, वस्तु के आकार का, आभासी या वस्तु के आकार का। देख सकते हैं आंसर आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
16 नंबर है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? बताइए, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? काली होगी। कैसी होगी? काली होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। देखिए, हजामत बनाने में हम लोग जो दर्पण देखते हैं, जिसमें मुंह देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर चालक के सामने साइड मिरर किस दर्पण का होता है? देखिए क्या कर रहा है, मोटर चालक के सामने, यानी मोटरसाइकिल जो हमारा कोई भी जो वाहन है उसमें जो मिरर लगा होता है वह कैसा होता है? कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। उसमें क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक, 21 नंबर देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल दर्पण के जैसा। कैसा होता है? अवतल दर्पण के जैसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, जिन वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है उन्हें क्या कहते हैं? आत्मदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? आत्मदीप्त वस्तु। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप मेरे लिए भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों को शेयर करने से क्या होगा कि आपके दोस्त भी यहाँ से पढ़ सकेंगे और हमारा भी, तो समझ लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है? प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस प्रकार से कोई भी अलग करके चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन हम बता रहे हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और लाभ उठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? देखिए, किस दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? समतल दर्पण में। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर है, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताइए, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और आवर्धित बनेगा। काल्पनिक और आवर्धित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। देखिए, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो ये पूरा आसान है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? बताइए, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? बताइए आप लोग, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल, अवतल, उत्तल, तीनों दर्पण द्वारा। देखिए, इसलिए हम आपको बताए थे ना, शुरू में बताए थे
कि इसमें इस प्रकार से आंसर दिया गया है, जैसे उसका मान के चलिए कोई और किसी और शब्द में उसका आंसर हो, तो सारा इसमें दिया गया है। तो देख लीजिए, समतल, अवतल, उत्तल तीनों दर्पण द्वारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? बताइए, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। हमेशा याद रखिएगा लोग, आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है? वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर है, किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर है, जब अवतल दर्पण द्वारा उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। देखिए क्वेश्चन उल्टा कर भी आ सकता है, फोकस पर बनता है। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर, गोलीय दर्पण में परावर्तन पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? बताइए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? 1 के बराबर होता है। कितना होता है? 1 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और बराबर होता है। कैसा होता है? आभासी और बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? बताइए क्या होगा? 0। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश कैसा है? समांतर प्रकाश पुंज। कैसा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज। देख सकते हैं, हम ऑप्शन को हटा दिए हैं क्योंकि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो, इसलिए ऑप्शन को हटा दिया। डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है और आंसर का सभी रूप दिया गया, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए सभी विषयों का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए 41 नंबर देखते हैं। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? बताइए, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? निर्वात में। निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं? देखिए ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, लेकिन वहाँ पे क्या था, कुछ घुमा फिरा के दिया गया था। देखिए पारदर्शी पदार्थ है ना, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए वह पारदर्शी पदार्थ है, जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो वह अपारदर्शी पदार्थ। यहाँ पे क्या करा, जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है तो क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो सकते हैं? देखिए अभी तुरंत बताया हमने, क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। क्वेश्चन भी आ गया, जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकते उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ रहा है, कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण किसके बराबर होता है? प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देख सकते हैं आंसर में आप लोग, परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है?
प्रकाश पुंज। देखिए ये क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है, तो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर, जिस दर्पण के बाहरी हिस्से में पेंट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। जिस दर्पण के बाहरी हिस्से में पेंट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, बंद कमरे में किसी छिद्र से प्रकाश किस गति के कारण आती है? देखिए बंद कमरे में, जैसे कोई भी कमरा है और उसका दरवाज़ा बंद है, तो उसमें छिद्र से प्रकाश किस गति के कारण आती है? ब्राउनी गति के कारण। किस गति के कारण? ब्राउनी गति के कारण। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर देखते हैं। सॉरी क्या हो गया? 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। चलिए 50 नंबर है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 1 नंबर से 50 नंबर तक 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। तो इसी प्रकार से हम सभी विषयों का क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, और हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।